प्रॉब्लम्स जनरेट हो रहे थे। तो शुरुआती साल में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, फिर कॉइल के दिक्कत आने लगी। मतलब इनके घर में लगभग गाड़ियाँ यामाहा की हैं। इंडियन मार्केट में देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी मोटरसाइकिल है जो मतलब बहुत पहले लॉन्च तो हुई थी और उस टाइम में भी पॉपुलर थी, आज भी पॉपुलर है। आज भी देखा जाए तो हमारे पास एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो कि उस ज़माने में तो पॉपुलर थी, लेकिन आज भी देखोगे तो इसके मतलब जो अंश है, अंश बोला जाए मतलब इसके जो वर्जन है अभी भी आ रहे हैं और इसको इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ यामाहा R15 वर्जन 1 के बारे में। जैसा कि ये यहाँ पर वर्जन 1 है। आज क्या है कि हम बात करने वाले हैं इसके ओनरशिप रिव्यू के बारे में। गाड़ी प्रशांत भैया की है, तो आज इनसे इनका पूरा एक्सपीरियंस जानेंगे। क्या है कि ये जो गाड़ी है ये 2011 में लॉन्च हुई थी, आई थिंक ऐसा आप बता रहे हैं। 2011 में लॉन्च हुई थी और तब से मतलब उस टाइम से लेकर अभी तक अगर आप देखोगे तो इसके अभी इंडियन मार्केट में कुल मिला के 4 वर्जन है। पहला तो ये है, दूसरा भी है मतलब जो V2 आई थी डेल्टा बॉक्स वाली, तीसरा V3 आपने तो देखा ही है LED हेडलैम्प के साथ में, और V4 अभी जो प्रोजेक्टर के साथ में आती है। तो कुल मिला के इसके 4 वर्जन इंडियन मार्केट में अभी फ़िलहाल में अवेलेबल है, जो कि अभी V4 तो आपने देखा ही हुआ है। आज क्या है कि पूरा भैया से जानेंगे इनका एक्सपीरियंस की। अब वैसे भी भैया बता रहे हैं कि ये 2011 में आपने लिया ही हुआ है। हाँ, जब ये लॉन्च हुआ था उसी टाइम में भैया ने लिया हुआ है। तो करीब करीब मेरे ख्याल से 11 से 12 साल हो चुके हैं लगभग। तो अच्छा खासा इन्होंने इस बाइक को रगड़ा है। और क्या है कि बहुत सारे हमारे जो रायपुर वाले भाई थे वो ये बोल रहे थे कि भैया ओनरशिप रिव्यू लेकर आओ। तो आप लोगों में से कोई अगर इंटरेस्टेड है ओनरशिप रिव्यू के लिए, इंस्टाग्राम पे आप हमें DM कर सकते हैं, वहाँ पे हम बातें कर लेंगे कैसे और कहाँ अपने को मिलना है, सारी चीज़ें अपन वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। फ़िलहाल तो आज इसके बारे में अपन बात करने वाले। एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि प्रशांत भैया का भी यूट्यूब चैनल है, इनका भी मतलब ऑटोमोबाइल से रिलेटेड ये भी कंटेंट डालते रहते हैं। तो सबसे पहले प्रशांत भैया ये बताओ कि ये गाड़ी मतलब आपने ली कब? ये मतलब रजिस्ट्रेशन अगस्त 2011 का और उस समय न्यूली लॉन्च हुआ था। अप्रॉक्सीमेशन 2 से 3 महीने बाद मुझे ये गाड़ी मिली थी लॉन्चिंग के बाद, और तब ये पैटर्न की शुरुआत थी। जैसे आप नीचे अभी आप देख रहे हैं फुल फेयरिंग वाली, ये लिटरली उस समय कोई भी व्हीकल में नहीं आता था। एक बहुत ही माइंड में टच पॉइंट था करिश्मा का, और एक प्रॉपर नया अट्रैक्शन ये साबित हुआ था, तो ये फाइनल किया। मतलब करिश्मा आपने उस टाइम में देखा था कि नहीं? ऐसा हाँ, कुछ हाँ। कि मन में चल तो रहा होगा कि हाँ भैया एक करिश्मा भी है और उसके बाद ये भी है, तो अपन करिश्मा भी एक बार देख लेते हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि करिश्मा भी एक बार चलो भाई देख ही लिया जाए चल के, इसको ना देखते? स्कूल के ही एक सीनियर भैया थे और वो येलो कलर की रखे हुए थे करिश्मा। आप उस समय कभी भी वो लाते थे तो पैटर्न बहुत अच्छा लगता था। हेवी वो व्हीकल है बट नीचे तक कंप्लीट नहीं होता था, जैसे यहाँ वो क्या है कि सेमी फेयरिंग में थी ना, सेमी फेयरिंग में। तो फिर जब ये लॉन्च हुआ बहुत ही ज़्यादा मुझे अट्रैक्टिव लगा था। एक्चुअली यहाँ पर रायपुर में और एक दोस्त है आकाश जायसवाल करके, बिलासपुर में फर्स्ट रेड कलर उसका आया था और सेकंड नंबर पे मेरा। तो जैसे वो कोचिंग पे लेकर आया था तो सबसे पहली बात अट्रैक्शन में इसका आवाज़ देखा और लुक्स। उसी समय लुक्स में तो मतलब अभी भी देख लो यार, V4 चाहे V1 हो, चाहे V2 हो, V3 हो, V4 हो, लुक्स सभी के एवरग्रीन और किलर है। एक जो चीज़ ये भी है कि मतलब ना मतलब भैया से मैंने पूछा हुआ है, इनके पास ना V1 भी है, V2 भी है और V3 का कुछ इनका प्लान चल रहा था, लेकिन वो बीच में इन्होंने ड्रॉप मार दिया। नहीं तो V3 भी आई गेस आपके यहाँ आ जाती बट अभी क्या है कि वो V3 अभी नहीं आई हुई है, बट हो सकता है कि इन फ्यूचर में V4 वगैरह कुछ प्लान हो, अगर मतलब R15 से प्यार वगैरह है तो ऐसा कुछ, या उसके अल्टरनेशन में भी दूसरा कुछ बने, बट लेंगे के लिए सेटिस्फाइड ऐसा। बाकी यहाँ पर भैया ये भी बता रहे थे इसके नंबर के लिए भी आपने कुछ एक्स्ट्रा पे किया हुआ है। हाँ, मतलब इसका जो ऑन रोड उस समय पड़ा था 1,08,000 का, और उसमें इस नंबर के लिए 1,500 से 2,000 रुपये दिए थे। एक्चुअली उस समय 2 नंबर बहुत पॉपुलर था। तो जैसे ये बिलासपुर रजिस्ट्रेशन है CG10, यहाँ का जो नंबर है तो R15 में 1215 बहुत कॉमन था, क्योंकि 1 और 2 बन के वो R बन जाता था और 15, तो लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करते थे। और 007 उस समय तो जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ चल रही थी तो भैया, और इसमें देखोगे तो 4007 मतलब 4007 तो ऑलरेडी है ही। मतलब ये जो 4 है
अगर आप इसको इधर उधर कर दो तो ये 007 ही दिखाई देगा। आज के डेट में अगर आप ये नंबर लेने जाओगे तो आपको मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ ये 007 की वजह से। और एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि भैया कि इस गाड़ी को आप मतलब अच्छा खासा चलाए हो, सारी चीज़ें आपने मतलब अच्छे से रगड़ी हुई है इस गाड़ी को, आपको इसमें अच्छा क्या लगा? और अगर आपने कंपेयर किया हुआ है मतलब जो करिश्मा आती है, तो करिश्मा क्यों नहीं लिया आपने, इसको ही क्यों लिया? ऐसा कुछ मतलब माइंड में तो रहा होगा कि हाँ मेरे को ये लेना है। एक चीज़ तो आपने पहले ही बताई कि मेरे को फुली फेयर्ड लेनी है, फुली फेयर्ड गाड़ी आपको लेनी है, लेकिन करिश्मा क्यों आपने वहाँ पे मतलब डिसीज़न नहीं लिया करिश्मा का? अब ना जैसे डिसीजन मेकिंग था कि कौन सी गाड़ी को फाइनलाइज करें, तो उस समय दो चीज़ें दिमाग में आ रही थी कि या तो ऑफ कोर्स वो करिश्मा होगा या फिर ये वाले में। तो दोस्त खरीदा था और दोस्त के ख़रीदने के अप्रॉक्स 15 दिन 10 दिन बाद ये मुझे मिल गया था। तो जब उसका फर्स्ट सर्विस बहुत ही क्लोज बाय कंप्लीट कर लिया था ज़्यादा चला के, तो उसकी टॉप स्पीड के लिए बिलासपुर के आगे कानन पिंडारी वाला जो खाली हाईवे है वहाँ जाके करते थे। तो ये गाड़ी उस समय सिंगल सीटर और ज़्यादा वेट हम लोग का नहीं रहता था, अप्रॉक्स 55-60, उसमें 123 से 128 निकाल के ये दे रही थी फर्स्ट सर्विसिंग के बाद में। तो वो स्पीड 150 सीसी के सेगमेंट वाली बाइक में माइंड ब्लोन, और तुरंत फिर बुकिंग करके एक हफ्ते में। प्लस में क्या था कि करिश्मा उस टाइम में क्या सेमी फेयरिंग मोटरसाइकिल हुआ करती थी, बट एक जो चीज़ थी कि करिश्मा का जो डिज़ाइन था वो उतना ज़्यादा मॉडर्न टाइप का नहीं था। वो उन लोगों ने थोड़ा सा उस चीज़ को मतलब देखा जाए तो मार्केट में उन लोगों ने गाड़ियाँ तो उतारी। करिश्मा एक ना देखा जाए तो उनका हैवी सेगमेंट हुआ करता था, लेकिन उन लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस गाड़ी के ऊपर। इस वजह से शायद आज ना वो फेल हो गई और मतलब ना उसकी करिश्मा आर चली पहली वर्जन, ना दूसरी चली ना तीसरी चली, यही एक कारण था। और उस टाइम में ना मेरे ख्याल से ये नया नया मार्केट में लॉन्च हुआ था, फुली फेयर्ड था। और क्या है कि ना ये यूथ के बीच में मतलब देखा जाए तो मतलब जो नया जो गर्म खून बोलते हैं टीनेजर उनके बीच में क्या है कि ना एक जो मतलब हैवी लुक होता है, जो करिश्मा का कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक लैग हो रहा था, लेकिन ये क्या था कि हैवी सा लुक था इस गाड़ी का। और क्या था कि मार्केट प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छी थी, तो इस वजह से मेरे ख्याल से इसको काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला इंडियन मार्केट में, और ये काफ़ी अच्छा और मतलब देखा जाए तो प्रेजेंस गेन कर पाई और काफ़ी सेल्स अच्छे फिगर के साथ में बिकती भी आज भी है। एक चीज़ और, आपको इस गाड़ी में कुछ ऐसा है कि अच्छाइयाँ तो लगी होगी, तो बुराइयाँ भी कुछ होगी, तो बुराइयाँ आपको क्या लगी है इसमें? बुराई जैसे पहली बार वो टीन एज ग्रुप जो हम लोग का था, अप्रॉक्सीमेशन अपने ग्रुप में धीरे धीरे करके 5 लोग R15 लिए थे। तो 5 में से एक भाई का एक्सीडेंट हुआ था, वाइट कलर की गाड़ी। अब जब वो गिरी थी उस समय तक किसी को इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि ये जो फुल्ली फेयर्ड होता है और सेमी फेयर्ड में एक्सीडेंट होने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम होगा। तो दाएं साइड से गाड़ी गिरी थी और लिटरली उस कारण से, ये वाला एंगल से मैं बता रहा हूँ, हाँ, ये यहाँ पे ये डैमेज हुआ था, ये डैमेज हुआ था और ये भी हल्का सा सेट हुआ था। तो उस समय जो चेंज हुआ तो ये पार्ट भी हुआ, ये पार्ट भी हुआ और ये पार्ट भी हुआ। और मेरे ख्याल से ये पीछे तक ये कुछ डैमेज वगैरह भी गया हुआ है। हाँ, ये इस वजह से दोस्त का जो हुआ था, हाँ उसका बता रहा हूँ। और ये थोड़ा सा ये इस साइड में ये तिरछा है, ये इसका क्या रीज़न है? कज़न को अगर गाड़ी दो और वो गिराए नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। तो ये बात तो है, नहीं दो तो वो भी एक समस्या है कि भाई तू गाड़ी रखा है, तेरे पास रॉब है, ऐसा वैसा करके, तो अब नहीं दोगे तो वो भी एक दिक्कत है ही है। तो फुल्ली फेयर्ड वाला या फिर इसका ड्रॉबैक वही लगा था कि पार्ट्स अगर एक्सीडेंट होता है बहुत सारे चेंज होते थे। और उस समय आप नोटिस करिएगा कि गार्ड आते थे, और ये बिना गार्ड वाली गाड़ी थी, तो किसी को आइडिया नहीं था कि एक बार गिरने के बाद इतना खर्चा हो सकता है। एक्चुअल में ये भी है कि ना अगर आप फुली फेयर्ड मोटरसाइकिल रखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयरिंग के साथ में रखनी पड़ती है। रीज़न ये है कि बॉडी फुली सी है, कहीं भी गिरती है तो मतलब समस्याएं, मतलब स्क्रैचेस वगैरह इसमें नॉर्मली दिख जाती है। अगर आप एक स्पोर्ट्स नेकेड बाइक चलाते हो जैसे मैं चलाता हूँ, अगर उसमें गिरती भी है ना तो उतना ज़्यादा कुछ नुकसान वगैरह नहीं लगता। और जैसे कि और भी कुछ आपको ऐसा लगा कि हाँ इसमें कमी है? कमी और जैसे परफॉर्मेंस तो अच्छा ही था लगभग। सर्विस क्या था, उस समय बहुत सारे नए प्रॉब्लम्स जनरेट हो रहे थे। तो शुरुआती साल में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, फिर कॉइल के दिक्कत आने लग रहे थे उस समय। अच्छा, इग्निशन कॉइल की? इग्निशन कॉइल के, क्योंकि उस समय गाड़ी रेव बहुत देना होता था, रफ ड्राइविंग होती थी। और मनीष भाई के साथ अभी लेटेस्ट एक्सपीरियंस है
इसका फ्यूल पंप में कुछ इशू आया था। फ्यूल पंप में कुछ इशू आया था, तो वर्जन 1 और वर्जन 2 के कंपेयर में इसका जो फ्यूल पंप वर्जन 1 में आता था अटैचेबल पूरा एक साथ रहता है, तो इसकी कीमत 13,500 है। अभी मतलब लेटेस्ट हम लोगों ने पूछा हुआ था, तो क्या कि शोरूम में पता किया तो ये थोड़ा सा महंगा, थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा महंगा है। अगर आप कंपेयर करते हो अभी जो हाल फिलहाल में इंडिया में अभी देखा जाए तो V2 बोल रहा हूँ, V3 और V4 के कंपैरिजन में इसका जो फ्यूल पंप है थोड़ा सा कॉस्टली है। रीज़न ये है यार कि 11 से 12 साल हो चुकी है गाड़ी को, तो ऑब्वियस सी बात है कि पार्ट्स तो महंगे रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि कंपनी क्या है कि उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, वो लेटेस्ट जो प्रोडक्ट रहता है उस पर ज़्यादा फोकस करती है। फिर भी क्या है कि अगर इसके पार्ट्स अभी भी इंडियन मार्केट में आपको मिल जा रहे हैं ना, तो उससे बड़ी बात कुछ भी नहीं है। ये मतलब देखा जाए तो सोने पे सुहागा वाला हिसाब किताब है। और क्या है कि ये जो गाड़ी है ना, अब मतलब ऐसा है कि राइडिंग पोस्चर वगैरह के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहो तो। हाँ, नया मैं कॉलोनी का एक्सपीरियंस बताता हूँ। जस्ट उस समय तक क्या था, एक्चुअली पापा जो गाड़ी पहले चलाए हैं अपने यंग एज लाइफ में, वो यामा की RX100 है। वो इन्होंने वो भी बताया हुआ कि मतलब इनके घर में लगभग गाड़ियाँ यामा की है। तो मतलब मामा लोग के साइड में राजदूत रखे थे, बट पापा चाहते थे कि यामा वाला एक्सपीरियंस। उनके ऑफिस में 2-3 उस समय RX100 चला था, और RX100 नेक्स्ट लेवल की गाड़ी भी है बहुत लंबे समय तक। तो जब पापा का पहला एक्सपीरियंस था, जब वो बैठे तो हैंडल क्या है कि सीधा रखने का आदत, तो इसका पोस्चर नीचे रहता था, लीन हो जाता थोड़ा पोस्चर। तो उसके पहले जैसे हम लोग भी इसके पहली जो गाड़ी चलाए हैं एक्टिवा, तो वो सीधा ही रहता था। ये थोड़ा सा लीन हो, हाँ मतलब ये थोड़ा लीन होके चलाना पड़ता है तो इस गाड़ी को। कभी भी जैसे शॉर्ट राइड के लिए प्रॉब्लम नहीं पड़ता था, पर वहीं कहीं अगर 100-200 किलोमीटर के ऊपर कहीं जाते थे बिलासपुर से, तो थोड़ा सा बैक पेन का प्रॉब्लम शुरू में पड़ता। ये प्रॉब्लम अभी भी अगर आप देखोगे तो अभी भी V4 में आपको ये मिलना है। और इवन ये अगर आप KTM की RC वगैरह में भी देखोगे तो अभी थोड़ा सा राइडिंग पोस्चर में अभी थोड़ा सुधार हुआ है उस गाड़ी में। अब क्या है कि ये जो गाड़ी है मतलब थोड़ा सा आपको लीन होके तो चलाना पड़ेगा ही पड़ेगा, तो क्या कर सकते हैं। एक चीज़ और है, ये मतलब इसमें जो सीट है ना, ये सीट इसमें आपको सिंगल यूनी बॉडी मिल जाती है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपके घर में लाइक मम्मी है, मम्मी को अगर आपको बैठा के लेके जाना है तो काफ़ी अच्छा हो जाता है ना। हाँ। मतलब बैठा के ले जाने उसका भी दुख मैं बताता हूँ। जैसे ये एक वर्जन 1 है मेरे पास, और वर्जन 2 भी है इनके पास तो में। वर्जन 2 की सीट काफ़ी छोटे और ऊपर साइड में भी है, और ऊपर साइड में, तो मम्मी कभी भी उसमें प्रेफरेंस नहीं करती है, हमेशा ये वाला ही ज़्यादा बेटर पैटर्न, या फिर स्कूटी। पापा लोग थोड़ा कंफर्टेबल बैठ जाते हैं। अब जैसे कोई भी लेडीज़ बैठते हैं तो एक साइड में बैठते हैं ना, तो यहाँ फुट रेस्ट भी सिंगल दिया है, इसमें फुट रेस्ट है ही नहीं। अगर आप हाँ, यहाँ पे नोटिस करोगे तो कोई भी वर्जन में यहाँ पर देखा जाए तो फुट रेस्ट की सुविधा नहीं मिली है। तो यहाँ पर जैसे लड़के बैठते हैं तो चलो ऐसा पैर रखते बन जाता है। हाँ, तो लेकिन वही अपने घर में लाइक अगर मम्मी वगैरह को बैठाना रहता है तो बट ये क्या है कि सीट इसकी ठीक ही है। अगर आप डेल्टा बॉक्स वाली देखते हो ना, तो डेल्टा बॉक्स वाली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बॉस, अगर आपके घर में अगर आप मम्मी को बैठाने का सोच रहे हो तो। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। एक चीज़ और भैया, आपने मतलब माइलेज वगैरह कितना इससे निकाला हुआ है? स्टार्टिंग में 40 अराउंड निकल जाता था। 40, और अभी के समथिंग कितना निकल रहा अभी होगा? आई थिंक 32 से 35 के बीच। मतलब ठीक ही है माइलेज। क्या कि गाड़ी वैसे भी पुरानी हो चुकी है और अभी तक इसका ना इंजन वगैरह एक भी बार खुला भी नहीं। हाँ, ये प्लस पॉइंट। और ये किलोमीटर आपने कितना रन किया हुआ इसका? 29,000। मतलब ये ज़्यादा चली नहीं है, ये ज़्यादा चली नहीं है। और क्या है कि ना बीच में मैंने ये भी बोला था जब फ्यूल पंप वाला जब इशू हुआ था कि मैं मतलब भैया इसको बनवाते हैं और इसको निकाल देते हैं, लेकिन इनके मन में ये भी था कि अभी भी मेरे को रखना है, क्योंकि इस गाड़ी से इनको प्यार, और ये इनकी पहली गाड़ी है, ऐसा आप बताए भी थे हाँ, शायद कि इनकी पहली गाड़ी है। मतलब स्कूल टाइम के एंडिंग में आपने ये गाड़ी ली हुई थी, 12th में मतलब इन्होंने ये गाड़ी परचेज़ की थी, तो इसलिए इससे काफ़ी ज़्यादा प्यार है। और देख सकते हो बाकी क्या है कि ना अभी इसमें पेंटिंग वगैरह कुछ कराया नहीं गया है। ये जो पेंट है ये ओरिजिनल है इसका, है ना? हाँ। इसमें कुछ तो भैया एक जो चीज़ है वो मेरे को और एक चीज़ पूछनी है कि आपको इसकी जो हेडलाइट की इल्यूमिनेशन, मतलब रात में रोशनी वगैरह कैसी लगी है? मतलब कैसा थ्रो वगैरह कैसा है? क्योंकि क्या है कि इसमें क्या है कि डबल हेडलैम्प है, तो उसके हिसाब से आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है वो जानना चाहेंगे हम। स्टार्टिंग का रिफ्लेक्शन तो बहुत अच्छा फील हुआ था, क्योंकि उस समय एक्टिवा मैं चलाता था फ़िलहाल, और वहाँ से यहाँ जब शिफ्ट हुए थे तो जैसे चालू करने के बाद ये जब दोनों लाइटें जलती है तो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड एरिया कवर करता है। और ये प्लस में अगर आप आगे से देखते हो
तो ना ऐसा फील होता है कि सामने से कुछ कार वगैरह टाइप का, कुछ बड़ा गाड़ी टाइप का ऐसा फील आता है। उस समय तो बहुत ही नया था। और ये मेरे ख्याल से फिर ना उसके बाद इन लोगों ने, मतलब यामाहा वालों ने FZ में भी ये चीज़ डाली हुई थी, डबल हेडलैम्प वाला जो सेटअप है। हाँ। V1 और V2 में ही मेरे ख्याल से ये पूरा हैलोजन सेटअप के साथ था। बाकी V3 में तो इन लोगों ने LED देना स्टार्ट कर ही दिया था। और V4 के तो जलवे ही अलग है, उसमें तो प्रोजेक्टर LED आना स्टार्ट हो गया। एक जो चीज़ ये भी है भैया कि इसकी जो ब्रेकिंग वगैरह है वो आपको कैसी लगी? क्योंकि क्या है कि उस टाइम में ABS वगैरह तो अभी भी देखा जाए तो इसमें है नहीं। हाँ। तो उसके ABS के कंपैरिजन में अगर आप इसको देखते हो तो आपकी मतलब जो ब्रेकिंग है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उस समय पहली बार लोग ड्रम से डिस्क ब्रेक में शिफ्ट हुए थे और इसमें 12 डिस्क दिया हुआ है आगे पीछे दोनों में। तो बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस नहीं था कि किस प्रकार से ब्रेक दबाए। तो जो भी ग्रुप सर्कल में एक्सीडेंट हुआ है, मैक्सिमाइज या तो सामने या तो पीछे के ब्रेक को जोर से दबाने का, और अधिकांश लोग सामने के ही ब्रेक से स्लिप होता था और डायरेक्ट वाइजर पे। वैसे देखा जाए तो ना लोग उतना ज़्यादा अवेयर नहीं थे डिस्क ब्रेक को कैसे किस तरीके से हैंडल करना है। आज की डेट में देखोगे तो यार स्कूटरों में भी आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, लेकिन उस टाइम में क्या था, ये थोड़ा सा नया सा था मार्केट में। तो हैंडल कैसे करना उस चीज़ को, ये थोड़ा सा एक नया पॉइंट हुआ करता था, बट आज तो ये नॉर्मल है। बाकी ये था एक छोटा सा तो नहीं बोलेंगे, बहुत सारी बातें हो गई है। क्या था कि अब ये जो है ये अपनी V1 है, इसका अपन क्या है ओनरशिप रिव्यू भैया से लिए। अगर आप भी मतलब आप लोगों में से कोई भाई अगर इंटरेस्टेड हैं ओनरशिप रिव्यू के लिए तो आप इंस्टाग्राम पे हमें DM कर सकते हैं। बाकी आपको भैया के चैनल का लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ जाके विजिट करके देख सकते हो। ऑटोमोबाइल से रिलेटेड ही कंटेंट आपको वहाँ पर भी मिला करेगा। फिलहाल वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।